Okay, good morning to all of you. जैसे कि on behalf of Sri Gujarati English Medium School, I welcome to all parents of our school in this webinar. That is a webinar on National Education Policy 2020. जैसे कि हम पिछले 2-3 महीनों से इन चीजों के बारे में सुन रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल्स में बहुत कुछ सुन रहे हैं। तो आखिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, इससे हमारे बच्चों की क्वालिटी कैसी इंप्रूव होगी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए और इस नई शिक्षा नीति के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को आपके साथ शेयर करने में और इसके साथ हमारे आपके कुछ मतलब व्यूज को जानने के लिए हमने आज ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। तो मेन एनईपी के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से अनुरोध करना चाहूंगा वो आए और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रस्तुत करें। और प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इज इट ऑडिबल? आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो? यस सर, यस सर, जी जी, यस सर, यस। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? यस सर, यस सर। ओके, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी दोज हु हैव जॉइंड, और पेरेंट्स खास तौर पर आज ये वेबिनार हमने रखा हुआ है एनईपी का, एनईपी 2020 का। एनईपी 2020 दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है 29 जुलाई 2020 को, और ये एक बहुत अच्छी एजुकेशन के फील्ड में रिवॉल्यूशनरी साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो शिक्षा नीतियां पहले भी बनी हैं 1968 में, उसके बाद 1986 में, और फिर उसमें कुछ सुधार किया गया और 92 में फिर से 86 वाली शिक्षा नीति को लागू किया गया था। अब उसमें जो कुछ खामियां रह गई थी और कुछ उसमें जोड़कर एक बहुआयामी शिक्षा नीति स्कूलिंग और कॉलेजेस के संदर्भ में लॉन्च की गई है। इस शिक्षा नीति में सबसे जो बृहद पहलू है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। पहले जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 1 में एडमिशन होते थे 6 साल की उम्र में, और उसके पहले की एज के बच्चों का क्योंकि कोई एडमिशन वगैरह होता नहीं था तो उनके ब्रेन का उपयोग नहीं हो पाता था, जबकि वास्तविकता यह है कि 5 साल 6 साल के पहले बच्चों के मस्तिष्क का कम्युलेटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, ये करीब करीब 85% हो चुका है। अर्थात उनमें सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, और इस शिक्षा नीति में इसी शिक्षा के साथ बाल्यावस्था की देखभाल कैसे हो, इसको बहुत बड़ा तवज्जो दिया गया है। दूसरा, बुनियादी साक्षरता एक एवं संख्या ज्ञान, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में। तीसरा, इस देश में बहुत सारे बच्चे शुरू में तो दर्जा 6वीं 7वीं 8वीं तक जाते हैं, उसके बाद बच्चे आगे पढ़ते नहीं हैं। उन ड्रॉप आउट रेट्स को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की गई है, और इसके बाद है इन सब चीजों के लिए शिक्षक की ट्रेनिंग। और अगर बाल्यावस्था में अर्थात अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स हमको बच्चों को तीसरी साल के एज के बाद अगर हमको नर्सरी में डालना है तो बाल वाटिका में या आंगनबाड़ी स्कूलों में इसकी व्यवस्था के बारे में इस एनईपी में चर्चा की गई है। तो वहां पर योग्य शिक्षक होना चाहिए,
जो बच्चों की देखभाल और केयर कर सकें, इसका भी इस एनईपी में बहुत अच्छे से ख्याल किया गया है। और इसका जो मूल मोटिव है इस शिक्षा नीति का, ये है एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि हमारे स्कूल का एक मिशन है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, तो इस देश का मिशन है इस एनईपी के माध्यम से कि एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, कोई भी बच्चा बिना पढ़े न रह जाए। इसी संदर्भ में 2009 में एक अधिनियम आया था जिसको हम आरटी के नाम से जाते हैं, राइट टू एजुकेशन के नाम से उसको जानते हैं। और उस अधिनियम में यह कंपलसरी था कि सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देनी ही देनी है, और ये एक अधिनियम का रूप लिया गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल की जो टीचिंग है वो शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी वाली है, अर्थात स्टूडेंट लर्निंग सेंटर्ड आज की हमारी जो शिक्षा पद्धति है टीचर्स सेंटर्ड नहीं है। इसमें बच्चों की जिज्ञासा, उनकी दिनों दिन नए नित आयामी इनोवेशन, अनुभव और संवाद के आधार पर उनको हम ये शिक्षा प्रदान करते हैं, और एनईपी में इसका जिक्र है। इस बुनियादी शिक्षा से बच्चों में एक चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, दैट इज मोरालिटी, तार्किकता, करुणा एवं संवेदनशीलता, इमोशन भी उनमें विकसित होना चाहिए। अर्थात बच्चे को फिजिकली साउंड होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, और साथ में उसमें एक इमोशनल क्वालिटीज भी आना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये इस एनईपी का मूल मोटो है। इस नीति का विजन मैं बता दूं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवित और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करती रहेगी। ये इस शिक्षा नीति का विजन है। बहुत ज्यादा मैं समय न लेते हुए वाइस प्रिंसिपल से मैं आग्रह करूंगा कि आप शिक्षा नीति के बारे में आज जितने भी अभिभावक पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं उनको डिटेल में इनको जानकारी देवें। श्री चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने एक बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षा नीति का व्यूज बताया, विजन बताया, इस शिक्षा नीति के आगे की पूरी पॉलिसी के बारे में अपने शब्दों में बताएं। अब मैं आप लोगों को इसकी बेसिक्स चीजों से पहले पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, मतलब बतलाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली शिक्षा नीति है क्या, और सीबीएसई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से अपने स्कूलों को समय समय पर दिशा निर्देश दे रहे हैं, समय समय पर किस प्रकार मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो सब चीजों के बारे में भी मैं बतलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, और आप सभी से अनुरोध है कि स्क्रीन में किसी भी प्रकार का लिखिएगा नहीं कोई चीज, और अपने आप को म्यूट जैसे अभी रखे हुए वैसे ही रखिएगा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और पीपीटी के माध्यम से आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि शिक्षा नीति की बेसिक मूल बिंदु क्या है। नौ, अब जैसे मैं इस पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को ये बतलाना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि ये पीपीटी सबको दिख रहा होगा। नौ, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं
इसके विजन्स पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटिंग इन सीबीएसई स्कूल्स। ये इम्प्लीमेंटेशन सीबीएसई स्कूल्स में सत्र 2022-23 से होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके विजन के बारे में अपन बात करते हैं। नाउ इसका विजन जो है, जैसे कि अभी सर ने बतलाया है कि हमारे देश के बच्चों को और हमारे देश के संपूर्ण नागरिक को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ताकि आने वाले विश्व की जो प्रतिस्पर्धा है विश्व में, उस प्रतिस्पर्धा में हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के युवा अपने आप को प्रतिस्थापित करते हुए, अपने आप को स्थापित करते हुए इन सब चीजों में आगे बढ़े और हमारे देश का वर्चस्व कायम कर सके। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी विजन ये है कि कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू compete इन द ग्लोबल वर्ल्ड। हमारे देश के बच्चे और युवा इस एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें सीखेंगे जिससे वो आने वाले विश्व के हर प्रतिस्पर्धा में अपने देश का और अपना वर्चस्व बना सके। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद की प्रिंसिपल्स ऑफ NEP 2020। इस जो इसका उद्देश्य है, की प्रिंसिपल्स, मूल उद्देश्य जो है इसके, सबसे पहली बात है रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। सभी प्रकार के प्रति, सभी के प्रति सम्मान रहे, चाहे वो समाज में कोई भी वर्ग हो, कोई भी विशेष हो। उसके बाद बच्चों को जो है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की ओर मोटिवेट करना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब एनकरेजमेंट, हम ऐसी प्रति मतलब स्कूलों को ऐसे पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, जिसमें सराउंडिंग कम्युनिटी, जो सराउंडिंग समुदाय है, जो आसपास की समाज है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़े और उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहे। उसके बाद बच्चों को यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दी जाएगी। मतलब आज की डेट में हम कहीं ना कहीं पे थोड़े से टेक्निकली कमजोर है, अदरवाइज हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, सब हम सभी जानते हैं। तो एक जो कमी समझ में आई हमारे शिक्षाविदों को, थोड़े से हम टेक्निकली पीछे हैं, स्किल बेस्ड थोड़े से कम है। इसीलिए हमारे बच्चों को टेक्निकली जो है बच्चों को साउंड किया जाएगा शिक्षा नीति के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है, इस शिक्षा नीति में दिव्यांग स्टूडेंट्स को भी फोकस किया गया है, टेक्निकली साउंड बनाया जाएगा उनको भी, और प्रतिस्पर्धा में खड़ा किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इस एजुकेशन पॉलिसी की यह है कि कंटिन्यूअस रिव्यू होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये रिव्यू होता रहेगा कि कब किसका मतलब हमने जो जो चरण दिए गए उस चरण में बच्चे ने कितना सीखा। बच्चे को हर लेवल में एसेस किया जाएगा कि उस एसेस में कैसे कैसे बच्चे को सीखने को मिल रहा है, बच्चा कहाँ तक सीख पाया, बच्चे के पीछे और क्या वर्क करना है। इन सारी चीजों के बारे में इस एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आखिर इस एजुकेशन सिस्टम का वर्तमान स्ट्रक्चर क्या है और आने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हम डालते हैं निर्णय उस पर। तो सबसे पहले जैसे ट्रांसफॉर्मिंग सर्कुलर, क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको ये सब पता है प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसा था, अभी वर्तमान में जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर चल रहा है वो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है, 10+2, मतलब 6 वर्ष से लेके 16 साल तक का। मतलब दो बोर्ड एग्जाम होते हैं, 10th में और 12th में। बच्चे की जो लेवल जज होती है क्लास 10th में जज होती है और सीधा क्लास 12th में होती है, अभी की वर्तमान जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है वो। लेकिन जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, उस नए एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो रहा है, हमने मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी ने 4 चरणों में इस स्ट्रक्चर को चेंज किया है। ठीक है, सबसे पहले 3 साल, मतलब यहाँ पर 5 साल के होंगे फाउंडेशनल कोर्स। पहला फाउंडेशनल होगा, इस फाउंडेशनल कोर्स के में 5 क्लासेस को कंसीडर किए गए हैं।
जिसमें नर्सरी, PP1, PP2, क्लास 1 और क्लास 2, मतलब 3 वर्ष के उम्र से लेके 8 वर्ष के बच्चों को इस फाउंडेशनल में जोड़ा गया है। और इस फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे क्या-क्या सीखेंगे? प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे। इस फाउंडेशन मतलब बच्चों को स्कूल में आने की आदत डलवाई जाएगी, बच्चों को स्कूल में रुकने की आदत डलवाएगी, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा कराई जाएगी। नेक्स्ट स्टेज आता है इसका प्रिपरेटरी, जिसमें 8 साल के बच्चों से लेकर 11 वर्ष के बच्चों तक को लिया गया है। और जो क्लासेस इसमें आएगी उसमें आएगा क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। नाउ अब इसमें कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? वही प्लेवे मेथड भी रहेगा, बच्चों को थोड़े से खोजने के लिए, खोजबीन करने के लिए और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी की जाएगी। बच्चे को थोड़े से जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे खोजने का महत्व दिया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देंगे जिसको बच्चा खुद से खोजेगा और खुद से लिखेगा। और साथ ही साथ इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी, बच्चे की पार्टिसिपेशन और टीचर की पार्टिसिपेशन दोनों की बराबर होगी, दोनों को समान रूप से अपने अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा इस प्रिपरेटरी स्टेज में। नाउ इसके बाद जो आता है, इस प्रिपरेटरी के बाद आता है मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज में जो बच्चे आएंगे 11 वर्ष के उम्र से लेके 14 वर्ष के बच्चों तक को इस स्टेज में लिया गया है। और इसमें क्लासेस आएंगी क्लासेस 6 से लेके 8 तक। नाउ बच्चों को इस स्टेज में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी? एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज। बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग में फोकस किया जाएगा। बच्चा इसमें अभ्यास के माध्यम से जो सीख रहा है उसको प्रैक्टिकली भी करेगा, उस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा इन क्लास के बच्चों के लिए। नाउ अब इसके बाद आता है सेकेंडरी, जो फाइनल स्टेज होगा स्कूलिंग लेवल का, ठीक है, जिसमें 4 वर्षों का समय दिया गया है। और ये जो बच्चे आएंगे इसमें 14 वर्ष से लेके 18 वर्ष के बच्चों को लिया गया है। और इसमें जो क्लासेस आएंगी 9 बजे से, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को लिया गया है। और इन क्लास के बच्चों के लिए करिकुलम किस टाइप की डिजाइन की जाएगी? सिलेबस और करिकुलम ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर कितनी लीनियंसी बरती गई है, कितनी आराम से सूची दी गई है कि इसमें देखिए बच्चे जो हैं क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन्वॉल्व होगा, टेक्निकली साउंड होंगे, वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मेन सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए दैट्स ऑल, इसके अलावा वो वोकेशनल कोर्सेज भी फोकस करेंगे। इस शिक्षा नीति की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मान, जो अभी हम लोग देखते हैं कि इसी वर्तमान शिक्षा नीति में बच्चा जो है 11वीं में अपना सब्जेक्ट को चूज करता है, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत बच्चा जो है क्लास 9th में ही अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। और तो और मुख्य विषय के साथ साथ वो वोकेशनल कोर्स को भी ले सकता है। वोकेशनल कोर्स मतलब म्यूजिक, आर्ट, गार्डनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत से वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं टेक्निकली, जिसमें वो अपने आप को साउंड कर सकता है, उसको भी वो क्लास 9th ऑनवर्ड्स चूज करने की उसको मतलब मौका दिया जाएगा इस शिक्षा नीति के माध्यम से। नेक्स्ट, अब देखिए शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अभी थोड़ा सा क्या है, हम बच्चों को जो फोकस करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि याद करो, इसको तुमको एग्जाम है लिखो, तो मतलब जो रोट लर्निंग चल रही थी बच्चों को, उस रोट लर्निंग को कम करना, मतलब बच्चों को रटने की प्रवृत्ति से कम करना, रटने की प्रवृत्ति में कमी लेके आने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया जा रहा है। इसीलिए कहाँ ले जाएंगे इसको हम? कॉम्पिटेंसी फोकस्ड, मतलब बच्चे के अंदर हम
विभिन्न तरीके से आर्ट इंटीग्रेशन के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से उनके अंदर सर्वांगीण विकास करने की ओर के लिए, ठीक है, उन सभी चीजों में क्लासरूम की एनवायरनमेंट को हम ऐसा बनाएंगे कि बच्चा जो है प्ले वे मेथड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ साथ अपने अंदर छिपे हुए सारी प्रतिभाओं को वो बाहर कर सके। ये इस शिक्षा नीति की बहुत बड़ी मतलब परिवर्तन माना जा सकता है। नेक्स्ट अब आते हैं अपन कि हमारे 21st सेंचुरी में क्लासरूम की सिनेरियो कैसी होगी, क्लासरूम की टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी होगी। तो क्लासरूम में सबसे बड़ी बात है, इस बार बच्चों को डिजिटल लिटरेसी पे फोकस किया जाएगा, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे फोकस की जाएगी। डिजिटल लिटरेसी मतलब कंप्यूटर सर्वी, मतलब टेक्निकली साउंड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब बच्चे को अपने से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कम्युनिकेशन, बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की बात की जाएगी। बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम को क्रिटिकल वे में, मतलब जो समस्या का निदान, जो समस्या का एक पक्ष दिखता है, ठीक है, उसके दूसरे पक्ष के लिए भी सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दैट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इसमें हेल्थ एंड फिटनेस पे जोर दिया जाएगा, साथ ही साथ उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी उसको सिखाई जाएगी कि समाज के प्रति उसका दायित्व क्या है, ठीक है। इन सब चीजों पे ये फोकस किया जाएगा इस क्लासरूम मैनेजमेंट के माध्यम से। और वोकेशनल कोर्सेज तो बच्चे को क्लास 6 से चुनने का मौका मिल जाएगा, चाहो तो वो कारपेंटरी चूज कर ले, चाहे वो गार्डनरिंग चूज कर ले, चाहे आर्टिस्टिक बनना चाहता, कुछ भी बनना चाहता है, ये ऑप्शन उनके पास क्लास 6 ऑनवर्ड ही दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, उसको हेल्थ एजुकेशन में कैसे, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहना है, उसकी खान पान व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और आसपास की जो मतलब धूम्रपान निषेध जैसे जो बहुत से ड्रग्स चल रहे हैं, उसके इल इफेक्ट्स जो हैं, उसके बारे में बच्चों को सिखलाया जाएगा कि इन सब चीजों, मतलब पूरे स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे के हेल्थ एजुकेशन में भी इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बात रखी गई कि इस पक्ष पर भी जरूर ध्यान दिया जाए। अब देखिए, बच्चे को हम डायरेक्ट क्लास 10th में असेस करते थे, लेकिन अब कैसे करेंगे, क्लास 3 में भी असेस करेंगे, क्लास 5 में भी असेस करेंगे, क्लास 8 में भी असेस करेंगे, क्लास 10th में भी असेस करेंगे, और क्लास 12th तो फाइनल असेसमेंट उसको फाइनल करना ही करना है, ठीक है। तो ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड एग्जाम है, हमको इन क्लासेस में भी बच्चों को जज करना है। अब तक क्लास 10 से हम जज कर रहे थे, क्लास 10 के बजाय अब हम क्लास 3 ऑनवर्ड्स हम जज करना चालू करेंगे। ग्रेड 3 में भी एसेस करेंगे उनका, ग्रेड 5 में भी, ग्रेड 8 में भी, और ग्रेड 10 में भी। नेक्स्ट, रिपोर्ट कार्ड जो है, इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के ओवरऑल बिहेवियर पे फोकस किया जाएगा, जिसके लिए फीडबैक बच्चों के साथ, बच्चों के दोस्त, बच्चे के आसपास में जो लोग रहते हैं उनके साथ फीडबैक लेकर, सारे लोगों के साथ फीडबैक जो है रिपोर्ट कार्ड में बच्चे को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट जो है इस बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, थैंक यू इसके लिए। जितना ये तो स्मॉल था, जो मतलब इतनी बेसिक चीजें थी जो चीजों की थी। अब मैं थोड़े से हायर एजुकेशन के बारे में बतलाना चाहूंगा, क्योंकि हम 10th 11th 12th के पेरेंट्स हैं, तो मैं हायर एजुकेशन के बारे में बतलाना चाहूंगा। बच्चों को जैसे देखिए, अभी हम 3 साल की डिग्री कराते हैं कॉलेज का, तो इस एजुकेशन सिस्टम में जो है 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री की बात की गई है। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा 12वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ने के बाद 1 साल कॉलेज की और छोड़ दिया किसी कारणवश, तो उसको कुछ भी डिग्री मतलब नहीं रहता, सिर्फ क्या रहता है, बस हाँ 12वीं पास। लेकिन अब क्या है, अब नई शिक्षा नीति के तहत अगर बच्चा 12वीं के बाद केवल 1 साल करके क्लास छोड़ देता तो उसको केवल एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल पढ़ता है तो उसको डिप्लोमा दी जाएगी, और 3 साल करता है तो बैचलर डिग्री, और अगर 4 साल पूरा कंप्लीट करता तो मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री उसको दी जाएगी। ये व्यवस्था की जाएगी। अब बात आती है जो सत्र 2013 से बैचलर डिग्री इन वोकेशनल स्टडीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी।
व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जो बच्चे कर रहे हैं बैचलर डिग्री, वो कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन इसको अब एक्चुअली वोकेशनल स्टडीज में बच्चे मेन सब्जेक्ट से अलग हो जाते हैं। इसमें इस स्टडीज में, इस नई शिक्षा नीति में बच्चा मेन सब्जेक्ट के साथ साथ वोकेशनल स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकता है, और उस परिस्थिति में उसे 4 वर्ष पढ़ने पड़ेंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी सर्टिफिकेट उसको 4 साल के पूर्ण होने के बाद दी जाएगी। ये इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, तो मैं इतना ही बतलाना चाह रहा था शिक्षा नीति के बारे में, जो हमको लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे पेरेंट्स को बतलाना चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस हमारे पास अभी भी 5-6 मिनट का समय है। इस नई शिक्षा नीति के में कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप हम लोगों को बता दीजिए, हम डिस्कस करते हैं। अगर ऐसी कोई चीज जो हम इस वेबिनार में डिस्कस नहीं कर पाए, आपका जो बच गया हो, तो आपके पास हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं, आप हम लोगों को बिल्कुल संपर्क कर सकते हो और स्कूल में आके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो 5 मिनट का समय है, तो मैं चाहता हूं कि इस 5 मिनट में आपकी कोई क्वेरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो प्लीज पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, बतलाइए। ये पूछ रहा हूँ, जो बच्चे अभी जो क्लास 10 में इस साल अपेयर होंगे, जी सर, उनको जैसे 12 के बाद में क्या नई शिक्षा नीति के तहत ही आगे इनरोल होगा कि उनके लिए वो पुरानी शिक्षा व्यवस्था चलती रहेगी? नहीं सर, जहां तक क्योंकि 2022-23 से शिक्षा नीति लागू हो रही है, तो संभवतः जो बच्चा भी 10th पढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से जब वो 12वीं कंप्लीट कर चुका रहेगा, तो वो निश्चित रूप से इस मतलब शिक्षा नीति का मतलब अंतर्गत ही आएगा, शायद उसको वो चॉइस करने को मौका मिल जाए। नहीं, कारण क्या कि नई शिक्षा नीति के तहत में तो आप आगे, जैसे मैं अपने समय की बात करता हूँ, राजस्थान में जब पढ़ता था जी तो क्लास 6 से ही हमारे पास में ऑप्शन था कि हमको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। जी जी। तो जब मैं वो राजस्थान से जब मैं बंगाल शिफ्ट हुआ, तो वहां जाके क्लास 11th में जो मेरे को कोर्स मिला, जी वो जी ऑलरेडी मैं क्लास 7-8 में राजस्थान में पढ़ चुका था। जी जी। तो इस परिस्थिति में ये बच्चे जो अभी पुरानी शिक्षा नीति के तहत में जा रहे हैं, उनको आप अगर वो इतना बड़ा बोझा अगर कुछ नए टेक्निकल तरीके से थमा दिया जाएगा, तो उसको सर देखिए, कोप अप करने के लिए उनके पास में क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं थोपा जाएगा। इस शिक्षा नीति की विशेषता यह कि चरणबद्ध तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लाकर किसी पे थोपा नहीं जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के माध्यम से बच्चे को उस नई शिक्षा नीति की ओर मोल्ड किया जाएगा। यकायक उसके ऊपर कोई भी पाठ्यक्रम नहीं लादा जाएगा। जैसे आपके साथ हुआ वैसी संभावनाएं नहीं है सर इसमें। नहीं, मैं एक बता रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ा है उस चीज को, जो क्लास हम राजस्थान में 7-8 में पढ़ चुके थे, जी ये जी अभी वर्तमान की शिक्षा नीति के तहत में हमने वो जाके वापस उसको क्लास 11th में बंगाल में रिपीट किया। नहीं, उम्मीद है तो सर हमको कि बिल्कुल अपने बच्चे को जो है, आपके बच्चा अगर 12th पास होने के बाद जब वो शिक्षा नीति के तहत आएगा, तो एक चरणबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू सर। ओके सर। और किसी कोई डाउट? अपने पास अभी केवल 2 मिनट का समय है। फिर हेलो उसके... सर। हाँ जी मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर ये जो जैसे अभी जो बच्चे 12th से निकल रहे हैं, वो नया शिक्षा नीति में आएंगे कि पुरानी शिक्षा नीति नहीं आएंगे मैडम, पुरानी शिक्षा नीति में ही रहेंगे ये। अच्छा, मतलब 10th वाले आ सकते हैं नया शिक्षा नीति में? वो कॉलेज में आएंगे मैडम, 11th 12th में नहीं आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो देन अब अपना समय भी काफी समाप्त होने पे आ गया है, तो मैं आपकी अनुमति से इस वेबिनार को समाप्त करने चाहता हूं। और ऑन बिहाफ ऑफ गुजराती इंग्लिश मीडियम स्कूल, I would like to extend my sincere thanks to my all loving parents who attended this webinar and who interacted very well and who asked their queries, though little bit queries were there. So अभी भी अगर कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे टेलीफोन में पूछ सकते हो, और स्कूल में आकर भी आप हमसे चर्चाएं कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल छूट है। कोई भी डाउट हो इस शिक्षा नीति में, आप हमसे आके संपर्क कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू। सर इसका रिकॉर्ड मिल सकता है क्या, जो आप बताए वो? मैडम मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ यूट्यूब में डालने की अपने स्कूल। जी जी जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छी जानकारी थी सर, थोड़ी सी वो मैं मिस कर गई वो इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण।
कोई बात तो उसको नहीं, पूरा सुनना चाह रही थी सर। ओके मैडम, मैं डाल देता जी, हूँ, जी। देखता हूँ, बिल्कुल मैडम। जी, नहीं, थैंक यू सर जी, स्कूल की बिल्कुल, notification ओके, डाल थैंक यू देता सर। हूँ मैडम। ओके जी, 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 थैंक जी, यू। ओके सर, थैंक यू सर। पेरेंट्स बाहर खड़े हैं मीडिया के साथ, हम्म ये मार्केट पर हम्म अभी तो वेबिनार हमारा चल रहा था 12 बजे, जी। 11:30